वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, अब हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ज्योग्राफी की भी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है विश्व ज्योग्राफी, जिसके अंतर्गत हम लोग सारी चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। तो जैसे कि विश्व की नदियाँ, विश्व के मरुस्थल, विश्व के घास के मैदान, विश्व के पर्वत पठार, जल मरुमध्य, सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, वो भी मैप के माध्यम से, बहुत इजीली वे में और बहुत आसानी से हम लोग इसे समझ जाएंगे, जो पढ़ाने का एक बहुत बेहतरीन नायाब तरीका होगा। और 2-3 बार अगर इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर ये चीज़ें आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन सफ़र के साथ, और ये जिसका नाम है विश्व भूगोल, वर्ल्ड ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का सीरीज हम लोग पूरा कर चुके हैं, जो कि हमारे प्लेलिस्ट में है, उसे आप लोग आसानी से देख सकते हैं। तो इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत हमारा जो आज पहला टॉपिक है वह है विश्व का मरुस्थल, वर्ल्ड डेजर्ट। हम लोग इस तरह करते करते इसके बाद विश्व के पर्वत पे आएंगे, विश्व की नदियाँ पे आएंगे, विश्व के झील पे आएंगे, और वर्ल्ड का जितना सारा है हम समाप्त कर देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं विश्व के मरुस्थल के बारे में, वर्ल्ड्स डेजर्ट। सबसे पहले समझे कि ये मरुस्थल होता क्या है। देखिए, थोड़ा सा ये चीज़ें छोटा छोटा है, लेकिन चीज़ आसानी से समझ में इसलिए आ जाएगा कि जब इसे जूम करके एक बार पढ़ लेंगे और इसे हम लोग समझते जा रहे हैं, तो सब लिखा हुआ है, आसानी से आप लोग इसे देख सकते हैं। सबसे पहले समझे कि यह मरुस्थल होता क्या है। देखिए, मरुस्थल का मतलब होता है, मरु का मतलब होता है बंजर, रेतीला। लेकिन कहने का मतलब है कि यदि मरुस्थल कह दिए हैं तो इसका मतलब रेतीला या बंजर ही नहीं हुआ, बलुआही प्रदेश ही नहीं हुआ। अब हम लोग आगे देखेंगे कि 4 प्रकार के मरुस्थल होते हैं, एक ग्रीष्म, एक ठंडी, एक ध्रुवीय और एक तटीय। तो सबसे पहला है कि मरुस्थल उसे कहते हैं कि वैसा इलाका जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। तो वैसा इलाका जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है, तो उस स्थल को हम लोग मरुस्थल कहते हैं। अब मरुस्थल जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। अभी हमने बताया उपोष्ण, अर्थात जो गर्म होता है, सब ट्रॉपिकल। दूसरा शीत, अर्थात जो ठंडा होता है, कोल्ड डेजर्ट। तीसरा होता है कोस्टल डेजर्ट, अर्थात तटीय मरुस्थल। और चौथा होता है ध्रुवीय, अर्थात पोलर डेजर्ट। चारों के बारे में समझें तो जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है वह उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है, उपोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल, अर्थात सब ट्रॉपिकल डेजर्ट। और जहाँ पे बहुत ठंडी होती है उसे शीत मरुस्थल, अर्थात कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। और जो समुद्र के तट के किनारे होता है उसे कोस्टल डेजर्ट, और जो पोलर रीजन में पाए जाते हैं, अर्थात ध्रुवीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो जनरली 2 ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं। ध्रुवीय का मतलब हो गया कि केवल बर्फीला क्षेत्र हो, जैसे कि हमारा जो अंटार्कटिका महादेश है और आर्कटिक है, ये सभी पोलर रीजन कहलाते हैं। तो ये 4 प्रकार के हमारे डेजर्ट पाए जाते हैं पूरे दुनिया में, लेकिन मेनली ये 2 ही प्रकार के होते हैं, एक ठंडी और दूसरा गर्म। हम लोग आगे जब हम लोग जलधारा के बारे में देखेंगे तो वो भी 2 प्रकार की होती है, एक ठंडी और गर्म। मरुस्थल को हम लोग मरुभूमि, रेगिस्तान और रेतीली भूमि के नाम से भी जानते हैं। तो मरुस्थल को हम लोग किन किन नामों से जानते हैं? मरुभूमि, रेगिस्तान और रेतीली भूमि। मरुस्थल की क्या क्या विशेषताएं हैं?
तो इसकी विशेषताएं हैं कि यहाँ पे वर्षा कम होती है, तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, यहाँ की जो वायु होती है वह शुष्क होती है, अर्थात ड्राई एयर, शुष्क हवा का यहाँ पे फ्लो होता है। वायु में नमी की मात्रा बहुत ही कम होता है, अर्थात मॉइस्चर नहीं होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ठंडापन नहीं होता। अगर बात की जाए कि यहाँ की वनस्पतियाँ कैसी होती हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, तो इनकी जो पत्तियाँ होती हैं वो नुकीली होती हैं। वृक्ष कांटेदार होते हैं। वृक्ष क्या होते हैं? कांटेदार होते हैं। इनकी छाल बहुत मोटी होती है, मोटे छाल के वृक्ष पाए जाते हैं। जड़ें काफ़ी गहरी, अर्थात गहरी जड़ें होती हैं। अब ये गहरी जड़ें क्यों होती हैं? क्योंकि चूँकि मरुस्थल में वर्षा कम होती है, तो इनकी जड़ें पानी की तलाश में अंदर तक चली जाती है। तो यह एग्जाम में पूछा भी गया है कि मरुस्थल की जड़ें गहरी क्यों होती हैं पानी की तलाश में। यहाँ की वनस्पतियों को जीरोफाइट कहा जाता है, अर्थात मरुद्भिद कहा जाता है। तो मरुस्थल की जो वनस्पतियाँ हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मरुद्भिद, अर्थात जीरोफाइट। अगर बात की जाए कि इनकी महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ कौन कौन सी हैं, तो बबूल, रामबांस, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी। खेजड़ी जो कि राजस्थान की सबसे पवित्र है, उसे खेजड़ी, यह राजस्थान का जो मरुस्थल है वहाँ का पवित्र वृक्ष होता है खेजड़ी। तो बबूल, रामबांस, खैर, खजूर, नागफनी, कैक्टस, खेजड़ी इस रेगिस्तान की महत्वपूर्ण वनस्पतियाँ होती हैं। शीत मरुस्थल में कवक और शैवाल से निर्मित लाइकेन महत्वपूर्ण वनस्पति होती है शीत मरुस्थल की। तो शीत मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण कौन होती है? लाइकेन, जो कि कवक और शैवाल से बनता है। मरुस्थल का वितरण जो है वह कहाँ होता है? तो जनरली जो है विषुवत रेखीय, अर्थात भूमध्य रेखीय, अर्थात इक्वेटोरियल रीजन में खास करके 0 डिग्री से लेकर 5 डिग्री अक्षांश के बीच जहाँ पे अधिक मात्रा में वर्षा होती है, तो इसके कारण इस क्षेत्रों में मरुस्थल नहीं पाया जाता है। तो विषुवत रेखीय अर्थात भूमध्य रेखीय अर्थात इक्वेटोरियल रीजन में जो कि 0 डिग्री से 5 डिग्री का जो क्षेत्र होता है, वहाँ पे वर्षा बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो वहाँ पे मरुस्थल बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। लेकिन जब 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश की बात करते हैं, तो वहाँ पे ठंडी हवाएं नीचे उतर जाती हैं और इसी कारण वहाँ पे कम वर्षा होता है और इस प्रकार के क्षेत्रों में सर्वाधिक मरुस्थल पाए जाते हैं। तो 30 से लेकर 40 डिग्री अक्षांशों के बीच। अधिकतम मरुस्थलों का विकास कहाँ पे हुए? महाद्वीपों के पश्चिमी एरिया में होता है। तो महाद्वीपों के पश्चिमी स्थल में ही अधिकतर जो मरुस्थल होते हैं वहीं पे डेवलप होते हैं। अब क्यों वहीं पे डेवलप होते हैं? क्योंकि वहाँ पर जो पूर्वी हवाएं हैं, जिसको हम लोग व्यापारिक पवनें कहते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। अब ये व्यापारिक पवनें, जिन्हें पूर्वी पवन भी कहते हैं, वे पश्चिम की ओर नहीं पहुंच पाते, जिसके कारण वर्षा नहीं हो पाती पश्चिमी क्षेत्रों में। हम लोग जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में हवाएं इस रेंज में चलती हैं, व्यापारिक पवनें, और उत्तरी ध्रुव में ऐसे चलती हैं। तो इस कारण से क्या होता है कि ये जो टकराती हैं, तो टकराने के बाद पूरब की ओर मुड़ जाती हैं, जिससे पश्चिम की ओर एक वृष्टि छाया का क्षेत्र निर्माण होता है। वृष्टि छाया का मतलब होता है कि जब हम लोग इंडियन जो भारतीय जलवायु पढ़े थे, तो उसमें क्या पढ़े थे कि जो केरल से हवाएं आती हैं वह टकराती हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कार्डेमम की पहाड़ी है और भी सारी जो पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि कुडनकोलम की पहाड़ियाँ हैं, तो इन सभी से टकराने के बाद
वो ऊपर की ओर चली जाती है, जिससे इधर का जो एरिया है तमिलनाडु, वहाँ पे वर्षा नहीं पहुँच पाता। जो ये वृष्टि छाया का क्षेत्र होता है दक्षिण पश्चिम मानसून के समय, लेकिन जब वो लौटते समय तमिलनाडु में घनघोर वर्षा कराता है। तो खैर हम लोग इसे खास करके जब विश्व की जलवायु भी पढ़ेंगे तो भी उसमें इस चीज़ को आसानी से देख लेंगे। तो इस प्रकार जो है मरुस्थल में का जो तापमान का वितरण होता है, मरुस्थल का वितरण होता है, ये सभी हमने देख लिया। अब हम लोग आते हैं एक एक करके कि कौन कौन से मरुस्थल कौन कहाँ कहाँ पे हैं, पूरा डिटेल में हम लोग देखते हैं। एक भी चीज़ हम लोग नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक एक महादेश को हम लोग देखते हैं, एक एक महादेश को हम लोग देखते हैं। तो जिसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा प्यारा महादेश है एशिया। कौन है? एशिया। तो एशिया में देखिए कौन कौन से मरुस्थल हैं जिनको हम लोग को पढ़ना है। पहला जो है तकलामाकन है, दूसरा है गोबी मरुस्थल, तीसरा है किजिलकुम, चौथा है कराईकुम मरुस्थल, पांचवा है दस्ते लूट मरुस्थल, छठा है दस्ते कावीर मरुस्थल, सातवां है थार मरुस्थल, आठवां है लद्दाख मरुस्थल, नौवां है अरब मरुस्थल। तो इतने मरुस्थल को हम लोग एशिया में पढ़ेंगे, इतने मरुस्थल को हम लोग एशिया में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, एशिया की बात करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा, देखिए एक एक जो तीर है उसको आप लोग देखते जाएंगे और आसानी से समझते जाएंगे। सबसे पहला है हमारा किजिलकुम मरुस्थल। कौन है? किजिलकुम मरुस्थल। यह एक शीत मरुस्थल है। ध्यान देंगे, प्रश्न में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन शीत मरुस्थल है, या इनमें से कौन ठंडी मरुस्थल है, या इनमें से कौन ग्रीष्म मरुस्थल है, इनमें से कौन ध्रुवीय मरुस्थल है, तटीय मरुस्थल है। इस तरह से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला है एशिया का किजिकुल्म मरुस्थल। किजिकुल्म, यह जो किजिकुल्म मरुस्थल है कहाँ पे है? तो कजाकिस्तान में स्थित है। ये जो क्षेत्र है वह कजाकिस्तान का क्षेत्र है और यह एक शीत मरुस्थल है। कैसा? शीत मरुस्थल है। ये जो दिखाई दे रहा है ये किजिकुल्म। इसी के ठीक पूर्वी हिस्से में एक मरुस्थल आता है उत्तर पूर्वी हिस्से में, जिसका नाम है कराईकुम मरुस्थल। क्या नाम है? कराईकुम मरुस्थल। अब इस कराईकुम मरुस्थल के बारे में हम लोग देखें तो यह तुर्कमेनिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तुर्कमेनिस्तान में। और यह भी एक ठंडी अर्थात शीत मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तो ठंडी अर्थात शीत मरुस्थल है। कराईकुम का मतलब होता है काली रेत, क्योंकि यहाँ की जो रेत है वह हल्की हल्की काले रंग की होती है, इसीलिए इसका नाम कराईकुम मरुस्थल रखा गया है। क्योंकि यहाँ पे कराईकुम का मतलब होता है काली रेत। कराईकुम मरुस्थल की मुख्य वनस्पति है काले सेक्सोल पेड़। यहाँ की मुख्य वनस्पति कौन है? तो काले सेक्सोल पेड़ है। यह कराईकुम मरुस्थल कैस्पियन सागर के पश्चिम किनारे से लेकर पूर्व में अमदुरिया नदी तक फैला हुआ है। कहाँ पे? कैस्पियन सागर के पश्चिम किनारे से लेकर पूर्व में अमदुरिया नदी तक फैला है। साथ ही साथ यह अरल सागर को भी टच करता है। किसे? अरल सागर को भी टच करता है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है तकलामाकन। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यह है तकलामाकन। अब ये तकलामाकन दो है यहाँ पे बगल में, एक तकलामाकन और दूसरा है गोबी मरुस्थल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं तकलामाकन के बारे में। यह जो तकलामाकन है
दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल है। तो याद रखेंगे, बात की जाए वैसे तो दुनिया का सबसे ठंडा मरुस्थल जो है वह है अंटार्कटिक, वह है अंटार्कटिक। लेकिन यह जो तकलामाकन है अंटार्कटिक के बाद सबसे ठंडा मरुस्थल है। अर्थात ये ऐसा कह सकते हैं कि यह चीन का सबसे ठंडा मरुस्थल है। क्या है? चीन का सबसे ठंडा मरुस्थल है। यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है और चीन में स्थित सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो यह जो तकलामाकन मरुस्थल है हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है तो यहाँ पे वर्षा बहुत ही नगण्य होती है और यह चीन का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह एक ठंडी मरुस्थल है अर्थात शीत मरुस्थल है। इसे मृत्यु का सागर या खंडहर के स्थान के नाम से भी जानते हैं। तो तकलामाकन को मृत्यु का सागर और खंडहरों के स्थान के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद आता है गोबी मरुस्थल। तो गोबी मरुस्थल की बात करें तो यह भी चाइना में पड़ता है, चीन में पड़ता है। यह है गोबी मरुस्थल जो कि एशिया महादेश के चीन में पड़ता है। यह चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि गोबी मरुस्थल कहाँ पे है। तो यह गोबी मरुस्थल कहाँ पे है? तो चीन में स्थित है। लेकिन वास्तव में अगर मंगोलिया दिया रहेगा और चीन दिया रहेगा तो मंगोलिया ही इसका आंसर होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम हिस्सा कहाँ पे है? तो मंगोलिया में है। तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है कौन? गोबी मरुस्थल। इसका अधिकतर भाग कहाँ पे है? मंगोलिया में। तो इस गोबी मरुस्थल का जो अधिकतर भाग है वह मंगोलिया में है। तो इसका अधिकतर भाग क्या है? मंगोलिया में है। इसका सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ पे है? चीन में है। तो सबसे अधिकतर भाग मंगोलिया में है, ये चीन नहीं होगा, मंगोलिया होगा। तो चीन और मंगोलिया की सीमा पर स्थित है गोबी मरुस्थल, जिसका अधिकतर भाग मंगोलिया में है। इसमें बैक्टीरियन प्रकार के ऊंट पाए जाते हैं। अब ये बैक्टीरियन प्रकार के ऊंट का मतलब क्या हो गया कि 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है कि किस मरुस्थल में 2 कुबड़ वाले ऊंट पाए जाते हैं। तो वह है गोबी मरुस्थल, मंगोलिया और चीन की सीमा में। यह एक इंटीरियर डेजर्ट है। अब ये इंटीरियर डेजर्ट का मतलब क्या होता है? आंतरिक मरुस्थल। आंतरिक का मतलब होता है जो बिल्कुल ही महादेश के अंदर में है, अर्थात इसका कोई भी सीमा तट को यानी कि जो देश का किनारा है उसे नहीं छूता। तो यह एशिया महादेश के बिल्कुल मध्य में पड़ता है, इसीलिए इसे आंतरिक मरुस्थल अर्थात इंटीरियर डेजर्ट में रखा गया है। यह एक ठंडा मरुस्थल है अर्थात शीत मरुस्थल है। मंगोलिया में गोबी का अर्थ होता है निर्जन स्थान। तो मंगोलिया में गोबी का क्या अर्थ होता है? निर्जन स्थान, जहाँ पे कोई भी व्यक्ति नहीं रहे। और यह अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। तो यह जो गोबी मरुस्थल है कौन से पर्वत से घिरा हुआ है? अल्टाई पर्वत से। अब हम लोग आते हैं एशिया के एक और मरुस्थल को, जिसका नाम है, 2 मरुस्थल यहाँ पे है हमारे सामने। एक का नाम है दस्ते लूट, एक का नाम क्या है? दस्ते लूट। ये है दस्ते लूट, ये है दस्ते लूट। और यहाँ पे है इसके बगल में जिसका नाम है दस्ते काबिर। तो ये है दस्ते काबिर और ये है दस्ते लूट। तो दस्ते काबिर और दस्ते लूट दोनों ही पूर्वी ईरान में हैं। कहाँ पे है? पूर्वी ईरान में। और ये गर्म मरुस्थल है। तो दस्ते लूट गर्म मरुस्थल है जो कि पूर्वी ईरान में है। और ये जो हमारा दिखाई दे रहा है ये दस्ते काबिर मरुस्थल है। यह गर्म मरुस्थल है। कैसा? यह भी गर्म मरुस्थल है।
और यहाँ पे नमक अर्थात खारा बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इसी कारण इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से जानते हैं। ग्रेट साल्ट डेजर्ट अर्थात बहुत ज़्यादा नमक मरुस्थल। तो दस्ते काबिर मरुस्थल जो कि ईरान में मौजूद है, पूर्वी ईरान में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा नमक अर्थात खारा होता है, इसी कारण इसे ग्रेट साल्ट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। अब यहाँ पे है हमारा छोटा सा देश भारत। भारत में दो महत्वपूर्ण पाए जाते हैं। कौन कौन से? कौन कौन से पाए जाते हैं उसे हम लोग देखें तो एक है हमारा थार मरुस्थल। ये देखिए, ये है हमारा थार मरुस्थल और ये है हमारा लद्दाख मरुस्थल। तो अभी तक हमें पता था कि भारत में केवल थार ही मरुस्थल है, लेकिन एक और मरुस्थल है लद्दाख। याद रखेंगे कौन कौन है भारत में? थार मरुस्थल और लद्दाख मरुस्थल। तो देखते हैं हम लोग इस थार मरुस्थल को। यह है हमारा थार मरुस्थल जो कहाँ पे है? भारत के राजस्थान और गुजरात सहित पाकिस्तान के क्षेत्र तक फैला हुआ है। तो भारत और पाकिस्तान दोनों को यह थार मरुस्थल कवर करता है। इसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रेट इंडियन डेजर्ट। यह भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ग्रेट इंडियन डेजर्ट अर्थात थार मरुस्थल। यह एक गर्म मरुस्थल है, साथ ही साथ यह दक्षिण एशिया का भी सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो थार मरुस्थल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, साथ ही साथ भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यह थार मरुस्थल सर्वाधिक जनघनत्व वाला मरुस्थल है, अर्थात सबसे ज़्यादा लोगों का घनत्व कहाँ पे पाया जाता है? तो इसी थार मरुस्थल में। इसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है। तो इसका कुछ हिस्सा कहाँ पे फैला हुआ है? पाकिस्तान में। और पाकिस्तान में इसी थार मरुस्थल को चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो अभी रेलवे के एग्जाम में यह पूछा भी गया है कि थार मरुस्थल को पाकिस्तान में क्या कहा जाता है? चोलिस्तान। क्या कहते हैं उसे? चोलिस्तान। अब है लद्दाख। लद्दाख मरुस्थल। तो ये है लद्दाख मरुस्थल। लद्दाख मरुस्थल की बात की जाए तो यह भारत का एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का क्या है? तो एकमात्र शीत मरुस्थल है और यह हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में है। कहाँ पे है? हिमालय की वृष्टि छाया क्षेत्र में। यहाँ पे भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। इस क्षेत्र में भारत में सबसे न्यूनतम वर्षा होती है। कितना? तो 9.15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा यहाँ पर होती है। कितना? 9.15 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा लद्दाख में होती है, लद्दाख मरुस्थल में। इसके बाद है एशिया का एक और है जिसे हम लोग कहते हैं अरब। यह है अरब मरुस्थल, बहुत बड़ा है। तो यह अरब मरुस्थल की बात की जाए तो अरब मरुस्थल जो है यह अरब प्रायद्वीप में स्थित है। कहाँ पे? अरब प्रायद्वीप में स्थित है। इसमें दो प्रकार के मरुस्थल पाए जाते हैं। यह अरब प्रायद्वीप में स्थित मरुस्थल है। एक का नाम है रूब अल खाली। क्या नाम है? रूब अल खाली, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेतीला रेगिस्तान है। कौन है?
अरब मरुस्थल जो कि अरब प्रायद्वीप में स्थित है, और यहाँ पे 2 मरुस्थल है जिसमें से एक है रुब अल खाली। यह रुब अल खाली दुनिया का सबसे बड़ा रेत रेगिस्तान है। रेत रेगिस्तान का मतलब हो गया कि यहाँ पे मोटी मोटी बालू जो रेत है, बालू है, बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है अल नफूद मरुस्थल। क्या है अल नफूद मरुस्थल? यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। तो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन है? अल नफूद मरुस्थल दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है, और यह अरब प्रायद्वीप में पाया जाता है। अरब प्रायद्वीप में स्थित एक और मरुस्थल कौन है? रुब अल खाली। रुब अल खाली जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रेत रेगिस्तान है, रेत मरुस्थल है। तो इस प्रकार हम लोगों ने एशिया के सभी मरुस्थलों को देख लिया। अब एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यूरोप में हमने कुछ भी नहीं मरुस्थल को दर्शाया है। अर्थात इससे क्या पता चलता है, तो परीक्षा में पूछा भी जा सकता है, पूछा भी गया है कि कौन सा महादेश है जहाँ पे एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता, तो वो है यूरोप महादेश। तो यूरोप महाद्वीप में एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है, याद रखेंगे, मरुस्थल विहीन महादेश है। इसके बाद अब हम लोग आते हैं कहाँ पे? अफ्रीका में। इसके बाद अब आते हैं हम लोग अफ्रीका में। तो अफ्रीका में बहुत इम्पोर्टेंट पाए जाते हैं। जैसे ये है सबसे बड़ा सहारा। विश्व का सबसे बड़ा गर्म यदि कोई मरुस्थल है तो वो है सहारा। वैसे यदि बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, वो है सहारा। कब? जब ऑप्शन में अंटार्कटिका नहीं दिया रहेगा तब सहारा। उसके बाद है ये छोटा सा ईस्टर्न मरुस्थल। कौन है? ईस्टर्न मरुस्थल। इसके बाद है नामीब मरुस्थल। ये है नामीब मरुस्थल, छोटा सा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है नामीब मरुस्थल। उसके बाद है यह जो दिखाई दे रहा है, यह है कालाहारी। क्या नाम है? कालाहारी मरुस्थल, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए एक एक करके इस दक्षिण अफ्रीका के मरुस्थल को हम लोग देखें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जो हम लोग को यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये है नामीब मरुस्थल। कौन है? नामीब मरुस्थल। तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह नामीबिया में पाया जाता है। कहाँ पे? नामीबिया में। और यह नामीब मरुस्थल, इसकी एक प्रमुख जनजाति पाई जाती है यहाँ पे, जिसका नाम है खोई खोई। तो खोई खोई नामक यहाँ पे एक प्रसिद्ध जनजाति पाई जाती है नामीब मरुस्थल में। यह एक गर्म मरुस्थल है, साथ ही साथ यह एक तटीय मरुस्थल भी है। तो नामीब मरुस्थल एक गर्म मरुस्थल होने के साथ साथ एक तटीय मरुस्थल भी है। यह नामीबिया में स्थित है और विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है। याद रखेंगे, विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल कौन है? तो वो है नामीब मरुस्थल, जो कि नामीबिया में स्थित है। और यहाँ की एक महत्वपूर्ण जनजाति कौन है? खोई खोई। और यह एक गर्म मरुस्थल है, साथ ही साथ एक तटीय मरुस्थल भी है। इसके बाद हम लोग देखते हैं ईस्टर्न मरुस्थल। तो यह भी इम्पॉर्टेंट है, ईस्टर्न मरुस्थल। ये है हमारा ईस्टर्न मरुस्थल। तो ईस्टर्न मरुस्थल की बात की जाए तो यह मिस्र में स्थित है। कहाँ पे? मिस्र के शर्म अल शेख में। और यह एक गर्म मरुस्थल है। कैसा है? तो मिस्र में स्थित है। तो यह मिस्र में स्थित है और यह एक गर्म मरुस्थल है। कैसा मरुस्थल है? तो गर्म मरुस्थल है। और याद रखेंगे, यह जो ईस्टर्न मरुस्थल है,
इसकी मुख्य वनस्पति है नागफनी। कौन है? नागफनी। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण अब हम लोग आते हैं जिसका नाम है कालाहारी। ये जो है वो कालाहारी मरुस्थल है। तो कालाहारी मरुस्थल की बात की जाए, इंपॉर्टेंट है, तो यह एक गर्म मरुस्थल है। कैसा? गर्म मरुस्थल है। साथ ही साथ यह कहाँ कहाँ स्थित है? बोत्सवाना, नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका में। तो यह 3 इलाकों में फैला हुआ है। दक्षिण अफ्रीका के बोत्सवाना में, नामीबिया में और दक्षिण अफ्रीका में। यह दीमक खाने वाली यहाँ पे एक बुशमैन नामक जनजाति पाई जाती है। तो इस कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन नामक एक जनजाति पाई जाती है जिसका मुख्य आहार क्या है? तो वह दीमक है। इसके दक्षिण में यह 2 नदियों के बीच स्थित है, अर्थात इसके दक्षिण में ऑरेंज नदी बहती है और उत्तर में जाम्बेजी नदी। तो ऑरेंज और जाम्बेजी नदी के बीच में यह स्थित है। तो उत्तर में इसके है जाम्बेजी नदी और दक्षिण में है ऑरेंज नदी। कालाहारी शब्द जो है इसका निर्माण कीर शब्द से हुआ है। तो कालाहारी का निर्माण कौन से शब्द से हुआ है? कीर, जिसका मतलब होता है बेहद प्यार। क्या होता है? बेहद प्यासा, बेहद प्यासा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए कि ये जो बहुत विशाल दिखाई दे रहा है यह है सहारा मरुस्थल। कौन है? सहारा मरुस्थल। अब हम लोग इस सहारा मरुस्थल को देखें तो सहारा मरुस्थल जो है यह दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। यह विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। देखिए, यदि बात की जाए अंटार्कटिक के बाद, तो चूंकि अंटार्कटिक एक ध्रुवीय है इसलिए उसे मरुस्थल में कम ही रखा जाता है। यदि ऑप्शन में आ जाए अंटार्कटिका तो उस कंडीशन में यह अंटार्कटिका जो होगा वह विश्व का सबसे बड़ा बड़ा मरुस्थल होगा। लेकिन यदि अंटार्कटिका मौजूद नहीं है तो उस कंडीशन में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन हो जाएगा? सहारा। यह विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल भी है। इसके बाद है यहाँ पे एक बर्बर नामक जनजाति पाई जाती है। कौन सी? बर्बर नामक एक जनजाति पाई जाती है। यह कर्क रेखा पर स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह प्रश्न बन भी चुका है कि कर्क रेखा पर स्थित कौन सा मरुस्थल है? सहारा। अब यह कौन कौन देश से होकर गुजरता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यह अल्जीरिया, चाड, बोलीविया, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिमी सहारा मिलाकर कुल 11 देशों से होकर गुजरती है। एग्जाम में यह पूछा जा सकता है कि सहारा मरुस्थल कितने देशों से गुजरता है? तो 11। कौन कौन? अल्जीरिया, चाड, बोलीविया, लीबिया, माली, मैरिटोनिया, नाइजर, सूडान, ट्यूनीसिया, मिस्र, मोरक्को और पश्चिम सहारा। इंपॉर्टेंट है। इसके बाद सहारा के दक्षिण में एक और है। यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है सहारा के दक्षिण में है जिसका नाम है अल अजीजिया। क्या नाम है इसका? अल अजीजिया। अल अजीजिया मरुस्थल विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है। तो विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल कौन है? अल अजीजिया। देखिए, गर्म विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है तो वो है सहारा।
लेकिन विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल है अर्थात टेम्परेचर के मामले में तो वो है अल अजीजिया। लेकिन यह सहारा रेगिस्तान का ही एक पार्ट है जो कि सहारा रेगिस्तान के दक्षिण में स्थित है। और यहाँ पे एक क्षेत्र पाया जाता है सोहेल। क्या है उसका नाम? सोहेल, जो कि एक सहारा का हिस्सा है। और यही जो इलाका है यह सबसे गर्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे गर्म क्षेत्र है सोहेल। विश्व का सबसे गर्म मरुस्थल और साथ ही साथ यह गर्म मरुस्थल भी है कौन? अल अजीजिया। तो ये तो था अफ्रीका महादेश। अफ्रीका महाद्वीप के जितने सारे हमारे जो मरुभूमि थे, डेजर्ट थे, उनको हम लोगों ने देख लिया। अब आते हैं उत्तर अमेरिका में। अब हम लोग आते हैं उत्तर अमेरिका में। देखिए उत्तर अमेरिका में है, याद रखें, ग्रेट बेसिन, उसके बाद है मोजावे, उसके बाद है इम्पॉर्टेंट है पेंटागोनिया। ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है। तो ग्रेट बेसिन, मोजावे, सोनोरन, उसके बाद सोनोरन के बाद हो गया चिहुआहुआन। तो ये जो 4 मरुस्थल का हमने नाम लिया, ये सभी उत्तर अमेरिका के मरुस्थल हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं इसे। तो पहला है ग्रेट बेसिन। पहला है ग्रेट बेसिन मरुस्थल। ग्रेट बेसिन मरुस्थल जो है यह एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा? गर्म मरुस्थल। यह संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। याद रखेंगे ग्रेट बेसिन, जो कि उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। इसका फैलाव सियना वेदा और उटाह में है। तो ग्रेट बेसिन मरुस्थल कहाँ से कहाँ तक फैला है? सियना वेदा और उटाह तक। इसके बाद है ये जो दिखाई दे रहा है, इसका नाम है सोनोरन मरुस्थल। सोनोरन मरुस्थल। तो यह जो सोनोरन मरुस्थल है कहाँ पे है? तो यह सबसे पहले समझे कि यह एक गर्म मरुस्थल है। क्या है? गर्म मरुस्थल। और यह संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में। इसके बाद बात की जाए तो चिहुआहुआन, ये है हमारा चिहुआहुआन। तो चिहुआहुआन की बात की जाए तो चिहुआहुआन मरुस्थल जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर। अभी हमने बताया कि उत्तर अमेरिका की सबसे बड़ी कौन है? मरुस्थल कौन है? तो ग्रेट बेसिन है। ग्रेट बेसिन है। और यह सियरा वेदा तथा उटाह में इसका फैलाव है। अब बात की जाए चिहुआहुआन मरुस्थल की, तो यह उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित नरम मरुस्थल है। तो चिहुआहुआन मरुस्थल जो है उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है। यह एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा? गर्म मरुस्थल। इस चिहुआहुआन मरुस्थल का जो विस्तार है वह अमेरिका और मैक्सिको में है। कहाँ पे? यूएसए और मैक्सिको में। उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन? चिहुआहुआन मरुस्थल। तो चिहुआहुआन मरुस्थल उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। यहाँ पे अत्यंत जहरीले एवं खड़खड़ाहट की आवाज़ कर कर रेंगने वाले एक सांप की प्रजाति पाई जाती है जिसका नाम है डायमंड बैक।
क्या नाम है, डायमंड बैक। तो उत्तर अमेरिका में बहुत ही जहरीले और खड़खड़ाहट आवाज़ के साथ एक रेंगने वाला सांप पाया जाता है जिसका नाम है डायमंड बैक। अब हम लोग तो इस प्रकार हम लोगों ने उत्तर अमेरिका के सभी मरुस्थलों को एक एक करके डिस्कस कर लिया। अब हम लोग आते हैं दक्षिण अमेरिका पर। कौन है, दक्षिण अमेरिका। ये जो छोटा सा दिखाई दे रहा है यह दक्षिण अमेरिका है। तो दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग को दो ही याद रखना है। एक का नाम है पेंटागोनिया और दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है अटाकामा। तो ये है अटाकामा मरुस्थल और यह है पेंटागोनिया मरुस्थल। तो अटाकामा की बात की जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह अटाकामा तो अटाकामा की बात की जाए यह समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। कितना है, समुद्र तल से 1500 मीटर ऊंचा है। यह चिली और पेरू के बीच में स्थित है। कहाँ पे, चिली और पेरू के बीच में। यह विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि विश्व का सबसे सूखा मरुस्थल कहाँ पे है, तो वो है अटाकामा। विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही न्यूनतम होती है, नगण्य के बराबर, न के बराबर। तो वर्षा बहुत ही न्यूनतम होती है। यहाँ के वायु में जो मॉइस्चर है, नमी है, वह सबसे कम मात्रा में पाया जाता है। तो इस अटाकामा मरुस्थल की जो वायु है वहाँ पे नमी बहुत ही नाम मात्र का पाया जाता है। यहाँ पे नाइट्रेट का भंडार है, आयोडीन और बोरेक्स का भी भंडार है। तो इस अटाकामा मरुस्थल में नाइट्रेट का बहुत बड़ा भंडार है, साथ ही साथ आयोडीन और बोरेक्स का भी भंडार है। यहाँ अरिका नामक एक शहर पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे गर्म स्थान है, शुष्कतम स्थान है। तो पूछा जाता है कि अरिका नामक शहर कहाँ पे है, तो वह है अरिका नामक शहर जो है वह अटाकामा मरुस्थल में पाया जाता है जो कि विश्व का सबसे सूखा स्थान है। यहाँ पे पेरू की ठंडी जलवायु धारा बहती है। तो याद रखेंगे इसी मरुस्थल से ठंडी जलवा का भी फ्लो होगा। पेरू की ठंडी जलधारा का प्रवाह कहाँ पे होता है, अटाकामा में। यह विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित होता है। तो यहाँ से भी प्रश्न बन चुके हैं कि यह जो अटाकामा है, अटाकामा मरुस्थल, यह विषुवत रेखा और मकर रेखा के बीच में स्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग आते हैं इस ऑस्ट्रेलिया पे। सबसे पहले हम लोग देखें दक्षिण अमेरिका पे। उत्तर अमेरिका हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका पे। तो दक्षिण अमेरिका की बात की जाए तो यहां पे हम लोग याद रखेंगे कौन कौन। यहां पे दो ही मरुस्थल है, एक है हमारा अटाकामा और दूसरा है पेंटागोनिया। तो पेंटागोनिया, तो अटाकामा के बारे में हमने देख लिया।
देखिए उत्तर अमेरिका में एक और है सोनोरन मरुस्थल। कौन है? सोनोरन मरुस्थल। यह इसके बारे में इतना ही याद रखना है कि यह कहाँ पे है, तो अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में स्थित है। यह एक गर्म मरुस्थल है सोनोरन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में अवस्थित है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात की जाए तो मोजापे मरुस्थल। ये है हमारा मोजापे मरुस्थल, जो कहाँ पे है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। मोजापे मरुस्थल यह एक गर्म मरुस्थल है। कैसा? गर्म मरुस्थल है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में। अब है पेंटागोनिया। तो ये तो था हमारा उत्तर अमेरिका के जितने सारे इंपॉर्टेंट थे। अब हम लोग देखते हैं दक्षिण अमेरिका के। तो दक्षिण अमेरिका में याद रखेंगे, चिहुआहुआन के बारे में हमने देख लिया कि चिहुआहुआन यह उत्तर अमेरिका में पड़ता है और उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन? चिहुआहुआन। यह उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर है। कहाँ पे? पश्चिमी तट पर। और याद रखेंगे यह एक गर्म मरुस्थल है। कौन सा? गर्म मरुस्थल है। इसका विस्तार अमेरिका और मैक्सिको में है। कहाँ पे है? अमेरिका और मैक्सिको में। यह उत्तर अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन? चिहुआहुआन। यहाँ पे अत्यंत जहरीले और खड़खड़ाहट आवाज़ वाले डायमंड बैक नामक सांप मौजूद होता है। कौन? अत्यंत जहरीले और खड़खड़ाहट आवाज़ वाले डायमंड बैक नामक सांप मौजूद होता है। ये तो सारे थे हमारे उत्तर अमेरिका के। दक्षिण अमेरिका में दो ही है। एक तो अभी हमने बता दिया कौन कौन है। एक है अटाकामा और दूसरा है पेंटागोनिया। तो सबसे पहले हम लोग पेंटागोनिया के बारे में देखें। यह है पेंटागोनिया मरुस्थल। पेंटागोनिया मरुस्थल यह एक ठंडा और शुष्क मरुस्थल है। कैसा है? ठंडा और शुष्क मरुस्थल। यह एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया में स्थित है। तो यह जो पेंटागोनिया है एंडीज पर्वत की वृष्टि छाया में स्थित है। कहाँ पे? इसका फैलाव अर्जेंटीना से लेकर चिली तक है। कहाँ तक? अर्जेंटीना से लेकर चिली तक। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। तो पेंटागोनिया जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र है। यह दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा एवं विश्व का 5वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इम्पॉर्टेंट है कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है पेंटागोनिया, लेकिन विश्व की बात की जाए तो यह 5वां सबसे बड़ा क्या है? तो मरुस्थल है। अब है हमारा अफ्रीका। अफ्रीका हमने देख लिया। दक्षिण अब है अंतिम जो है उसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑस्ट्रेलिया में 5 जो है मरुस्थल हैं। ऑस्ट्रेलिया में कितने मरुस्थल हैं? 5। अब पांचों को हम लोग देखें तो कौन कौन है? ये जो 5 मरुस्थल हैं कौन कौन है? कौन कौन? नाम याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है तनामी, दूसरा है ग्रेट सैंडी, तीसरा है गिब्सम, चौथा है ग्रेट विक्टोरिया और 5वां है सिम्पसन। तो तनामी, ग्रेट सैंडी, गिब्सम, ग्रेट विक्टोरिया, सिम्पसन, ये सभी जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ पे है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। और ये सभी एक प्रकार से गर्म मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? गर्म मरुस्थल। इन सभी क्षेत्रों में बहुत ही कम वर्षा होती है, न के बराबर। इसी कारण ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है।
तो इन सभी क्षेत्रों में बहुत कम वर्षा होती है, इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 5 लगातार सटे हुए मरुस्थल पाए जाते हैं। अब है इसे हम लोग देखें इन 5 मरुस्थलों को कि कैसे ये जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग चित्र के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये है हमारा 5 ऑस्ट्रेलिया का जो 5 अभी हमने बताया क्या है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो रेगिस्तान हैं वे 5 प्रकार के हैं, जैसे कि इनकी आकृति भी दिखाई गई है। जैसे ये है तनामी, जो कि ग्रेट सैंड के बिल्कुल पूरब में है। ग्रेट सैंड के पूरब में है तनामी। उसके बाद ग्रेट सैंडी के दक्षिण में है गिब्सन। कौन है? गिब्सन। और गिब्सन के दक्षिण में है ग्रेट विक्टोरिया। कौन है? ग्रेट विक्टोरिया। और इन सभी के पूरब में है कौन? सिम्पसन मरुस्थल। इन सभी के पूरब में है सिम्पसन मरुस्थल। तो सबसे पहले देखते हैं तनामी। यह यहाँ पे बहुत ही छोटे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। तो तनामी में बहुत ही छोटे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। विश्व के लंबे तथा समानांतर रेत के टीले एवं बिग रोड, जिसका नाम है नापान रिका, बहुत प्रसिद्ध है, वह यहीं पे पाया जाता है सिम्पसन में। तो यहाँ पे विश्व के सबसे लंबे तथा समांतर रेत के टीले एवं रेतीला भूमि पाया जाता है। साथ ही साथ इसे बिग रेड नापान रिका बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ का जो बिग रेड है अर्थात नापान रिका बहुत ही फेमस है। यह है सिम्पसन के बारे में। तनामी देखा कि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे लाल रंग के कंगारू पाए जाते हैं। इसके बाद सिम्पसन की बात की जाए तो बहुत ही विश्व में छोटे छोटे तथा लंबवत रेत के टीले यहाँ पे पाए जाते हैं। यहाँ पे बिग रेड अर्थात नापान रिका जो इलाका है बहुत ही प्रसिद्ध है। इसके बाद है ग्रेट विक्टोरिया, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ सोना चांदी का भंडार है और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में यह पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ग्रेट विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पश्चिम में। और यह सोने चांदी का बहुत बड़ा यहाँ पे भंडार है। इसके बाद आता है ग्रेट सैंडी। ये जो देखिए ग्रेट सैंडी है, जो कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बर्ली रेखा के दक्षिण में स्थित है। तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में मकर रेखा के उत्तर, तो ठीक बड़ा मकर रेखा के उत्तर तथा किम्बर्ले पठार के यह दक्षिण में पाया जाता है। इम्पोर्टेंट है। तो ये तो थे जितने सारे मरुस्थल थे, हम लोग एक एक करके सभी को पूरा डिटेल में देख लिए। जितने सारे मरुस्थल थे, जितने सारे महादेश थे, उन सब महाद्वीपों के मरुस्थल को हमने देख लिया है। अब हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टर्म पे आते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म की ओर। यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि सहारा मरुस्थल की सबसे पथरीली मरुभूमि कौन है? हमदा है। तो सहारा मरुस्थल की सबसे पथरीली भूमि है, उसे हमदा कहा जाता है। सहारा मरुस्थल का सबसे रेतीला क्षेत्र क्या कहा जाता है? अर्ग। तो सहारा मरुस्थल का सबसे रेतीला क्षेत्र कहा जाता है अर्ग।
और सहारा मरुस्थल की सबसे पथरीली भूमि कौन है? हमदा। हमदा। सहारा मरुस्थल के पूर्व पर्वत कौन कौन से हैं? एटलस, महासागर और तिबेस्ती। तो सहारा मरुस्थल के पर्वत हैं एटलस, अहगार और तिबेस्ती। मोजाबे मरुस्थल से लेकर कोलोराडो नदी गुजरती है, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है। तो इम्पॉर्टेंट है कि कोलोराडो नदी जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा कैनियन है वह इसी मोजाबे नदी से गुजरती है, ये मोजाबे मरुस्थल से गुजरती है। मोजाबे मरुस्थल में ही कोलोराडो नदी पर एक बहुत बड़ा डैम है जिसे हुवर डैम कहा जाता है। तो मोजाबे मरुस्थल में कोलोराडो नदी पर हुवर डैम है। कौन? हुवर डैम। मोजाबे मरुस्थल कहाँ कहाँ फैला है? तो कैलिफोर्निया, नेवादा और एरिज़ोना में। तो नवादा, कैलिफोर्निया और एरिज़ोना में मोजाबे मरुस्थल का निवास है। इसके बाद है पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान कौन है? डेथ वैली। तो पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान की बात की जाए वो है डेथ वैली। यह अमेरिका का जो कहाँ पाया जाता है? अमेरिका में। यहाँ गर्मियों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, जबकि सर्दियों में माइनस तापमान भी पहुँच जाता है। तो याद रखेंगे पृथ्वी का सबसे गर्म स्थान है डेथ वैली, जिसे दक्षिण के अमेरिकी स्थान डाला जा सकता है। यह साथ ही साथ यहाँ गर्मियों में तापमान 54 डिग्री सेल्सियस तथा सर्दियों में माइनस में भी तापमान चला जाता है। डेथ वैली में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो डेथ वैली में एक अभारगोसा और दूसरा फर्नेस क्रीट नामक दो नदियाँ बहती हैं, और यहाँ पर ट्रिम्बिस नामक जनजाति भी पाई जाती है। कौन? ट्रिम्बिस। विश्व का सबसे ऊंचा कैक्टस कहाँ पे पाया जाता है? तो वह एरिज़ोना मरुस्थल में, जो कि कैलिफोर्निया की एक ठंडी जलधारा है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कैक्टस का नाम क्या है? एरिज़ोना मरुस्थल में है, जो कि कैलिफोर्निया की एक ठंडी जलधारा में पाया जाता है। अब है कि विश्व का सबसे ऊंचा कैक्टस है एरिज़ोना मरुस्थल में, और यहाँ पर कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा बहती है। गिब्सन मरुस्थल का मुख्य पशु है कंगारू। गिब्सन मरुस्थल का मुख्य पशु कौन है? कंगारू है, और यह ऑस्ट्रेलिया का भी राष्ट्रीय पशु है। कौन? ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु है। गिब्सन की वनस्पति है ऑस्ट्रेलियाई बबूल और कटेदार झाड़ियाँ। तो गिब्सन में ऑस्ट्रेलियाई बबूल और कटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। तो ये तो था हमारा विश्व के जितने सारे हमारे मरुस्थल थे, पूरा डिटेल में हमने देख लिया। यहाँ से बाहर एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल नहीं बनेंगे। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो, देखिए लाइक जरूर करते रहें, शेयर जरूर करते रहें, साथ ही साथ इसको डिसक्वालीफाई ना करें। लाइक करें, शेयर करें, और जो चीज़ें ऐसा लग रहा है कि छूट रहा है उसे कमेंट में करें। और साथ ही साथ जो लोग इसमें नए जुड़े हैं वे लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब कर लें। तो ये तो था हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत पहला, जिसका नाम था विश्व के मरुस्थल। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।